हेलो हाँ जी। सर, मैं ये कह रहा हूँ जैसे सीबीएसई में जो आया था न्यूज में क्या आया था? कि सिलेबस सिलेबस चेंज होगा, मगर सिलेबस कम होगा, तो अभी अनाउंस कर दिया कम होने का या फिर अभी नहीं किया? मैंने इसीलिए बोला था कि मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। अभी मुझे पता था ना ये चीज़ें आएंगी, तो थोड़ा सा वेट कर। हम्म, ठीक है सर। डिटेल, हाँ, उसमें मैं आराम से डिस्कस करूंगा डिटेल में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तब तक थोड़ा सा वेट करो, ठीक है? आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो हो रहा है सब बढ़िया ही हो रहा है, सब आपके फ़ायदे के लिए ही कर रहे हैं। तो लेट्स सी ठीक है क्या सर। क्या आया है। एक मिनट रुकते हैं ज़रा, सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं। 16 पार्टिसिपेंट, आई थिंक 3-4 जने और थे, 19 पार्टिसिपेंट्स थे, 19-20 पार्टिसिपेंट्स थे आई गेस। याशिका Yes, sir. सॉरी, हाँ बेटा एक सेकंड, मैं बाकी सबको पहले म्यूट कर देता हूँ, इसको अनम्यूट करता हूँ फिर। हाँ याशिका, तो क्वेश्चन सबके पास है, पहले जल्दी से एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, ठीक है? पहला स्टेप मैंने आपको बोला, प्लीज एक जगह स्टेप्स नोट करते रहेंगे। अभी आप कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन सिर्फ मैं कर रहा हूँ, आपने सिर्फ समझना है और स्टेप्स नोट करने हैं। जो स्टेप्स बता रहा हूँ वो जरूर नोट करने हैं। याशिका, यू आर विद मी? Yes, sir. तो सबसे पहला स्टेप है, आपको बनाना है सॉरी मेरा गला खराब हो रहा था। हाँ, बैलेंस शीट ऑफ सोशल क्लब कब की आपको स्क्रीन दिख रही है याशिका? Yes, sir. ओके, तो बैलेंस शीट अब बना रहे हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट, तो देखो अब ओपनिंग कौन सी होगी, आपको दिया है रिसिप्ट एंड पेमेंट कब का, 2020 का, ठीक है? तो ये करंट ईयर है, तो पिछला साल हो गया 2019, तो इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट हो गई आपकी 31 मार्च 2019। फिर अगला आप लिखोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सोशल क्लब, ठीक है? यहाँ आता है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, अब 2020 आएगा, ठीक है? Yes, sir. ओके, इसी तरीके से अब अगर हम और आगे चलते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट ऑफ सोशल क्लब, ठीक है, एज एट 31 मार्च 2020। क्लियर हो गया? Yes, sir. क्लियर है? तो इसका मतलब है हमने टोटल, अगर आप देखोगे अभी फॉर्मेट बनाया है, फॉर्मेट में क्या बनाया है, फॉर्मेट में हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बना दी जैसे हमने डिस्कस किया था, इनकम एक्सपेंडिचर बना दिया और क्लोजिंग बैलेंस शीट। दिस इज योर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 हो गया ड्रॉ फॉर्मेट। अब सेकंड स्टेप नंबर 2 बता रहा हूं आपको, स्टेप नंबर 2 इज मार्क एडजस्टमेंट। लिखते हुए चलो, स्टेप नंबर 1 इज ड्रॉ फॉर्मेट, दूसरा है मार्क एडजस्टमेंट। अब मार्क एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, आपको याद होगा 11th में मैंने आपको सिखाया था, सिमिलर तरीके से हम ट्रायल बैलेंस में भी मार्क करते थे, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती थी उससे हम यहाँ भी यही करेंगे। सबसे पहले इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, कह रहा है द क्लब हैज 50 मेंबर्स each paying an annual subscription of 500, subscription outstanding on 31st March 2019 was 6000। तो याशिका ये किससे रिलेट कर रही है, ये इंफॉर्मेशन किस चीज की है? Sir, subscription. वेरी गुड। तो अगर आप देखोगे मैंने बुक में सब्सक्रिप्शन के आगे ए लिखा हुआ है, सब लोगों को दिखाई दे रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो इसी तरीके से अब आप जो भी एडजस्टमेंट है वो जिस चीज को, जिस आइटम को रिलेट करती है, अरे बाप रे मेरी फोटो को क्या हो गया, हाँ तो हाँ जी चलो ठीक हो गया। तो ये जिस चीज को रिलेट करती है उसके आगे आप प्लीज मार्क कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने मार्क कर लिया सब्सक्रिप्शन को। सेकंड देख के बताओ मुझे किस चीज से रिलेट करती है सेकंड वाली इंफॉर्मेशन? Cost. Sir, salary. सैलरी, सैलरी से रिलेटेड है, तो सैलरी के आगे मैंने लिख दिया बी, ठीक है? तो मैंने सैलरी के आगे बी लिख दिया। सी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, कह रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2019 द क्लब ओन्ड बिल्डिंग वैल्यूड एट 2 लाख, फर्नीचर 20,000 एंड बुक्स 20,000। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये बता रहा है हमारी साल के शुरू में, साल के शुरू में हमारे पास कौन कौन से एसेट्स थे, कह रहे हैं वो इंफॉर्मेशन ये बता रहा है। तो इस वाले को अभी हम छोड़ देंगे, सिर्फ मैंने ये डेट अंडरलाइन कर दी है। अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने ये डेट अंडरलाइन कर दिया जस्ट फॉर माय इंफॉर्मेशन कि ये ओपनिंग बैलेंस शीट की डिटेल्स कुछ बता रहा है, ठीक है? क्लियर है? तो इस तरीके से इसको बस मार्क करके रख देंगे। फिर आगे बोलता है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो ये किससे रिलेट कर रहा है?
फर्नीचर से। से तो अगर आप देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट में कहीं फर्नीचर दिखाई दे रहा है? नो सर। नहीं दिख रहा है तो फर्नीचर तो है नहीं। लेकिन अगर सी पॉइंट देखोगे तो सी पॉइंट में आपको फर्नीचर दिखाई देगा। यस सर। तो मैंने यहाँ फर्नीचर के साथ में डी लिख दिया है ताकि मुझे पता रहे कौन सी आइटम के साथ कहाँ पे एडजस्टमेंट है। ठीक है। सो आपके पहले दो यस स्टेप क्या क्या हो गए? पहला स्टेप हो गया ड्रॉ फॉर्मेट, दूसरा स्टेप हो गया मार्क एडजस्टमेंट। तो मार्क एडजस्टमेंट आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब तीसरा स्टेप क्या है? लिखो, तीसरा स्टेप लिखो, स्टार्ट फ्रॉम टॉप मोस्ट आइटम ऑन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। स्टार्ट फ्रॉम द टॉप मोस्ट आइटम ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो सबसे पहली आइटम से शुरू करेंगे, रिसिप्ट साइड से शुरू कर देते हैं। आप लिखना चाहो तो साथ में लिख दो ब्रैकेट में रिसिप्ट साइड। ठीक है। तो स्टार्ट फ्रॉम द टॉप मोस्ट आइटम ब्रैकेट में रिसिप्ट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, वहां से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, जिसके साथ भी एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट साथ साथ करनी है। तो ये जो थर्ड पॉइंट आपने लिखा है उसी के साथ में एक नोट लिख लो, उसी में नीचे ऑल एडजस्टमेंट्स आर टू बी डन साइमल्टेनियसली। एडजस्टमेंट्स आर टू बी डन साइमल्टेनियसली। क्लियर है? मैं पॉइंट दोबारा से बता रहा हूँ। थर्ड स्टेप आपका क्या था? थर्ड स्टेप था स्टार्ट फ्रॉम द टॉप मोस्ट आइटम, ब्रैकेट में हमने लिखा रिसिप्ट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है। और उसके साथ इसी थर्ड पॉइंट में ही मैं आपको फर्दर बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट नोट। क्या नोट है? एडजस्टमेंट्स आर टू बी डन साइमल्टेनियसली। और जैसे आपको याद होगा वहां पे जब हम 11th में करते थे तो जो ट्रायल बैलेंस से आइटम हम लेके जाते थे फाइनल अकाउंट्स में, उसका एक इफेक्ट होता था। ठीक है, उसका एक इफेक्ट होता था। और जो एडजस्टमेंट्स होती थी, जितनी भी आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन में आइटम होती थी, उसके दो इफेक्ट्स होते थे। सेम चीज यहाँ पर है। तो आप ये भी अगला एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिख लो। स्टेप नहीं है, स्टेप थर्ड स्टेप में ही एक सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आइटम्स फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वुड हैव ओनली वन इफेक्ट। items from receipt and payment account would have only one effect. ठीक है, items from receipt and payment account would have only one effect, and items in additional information will have two effects. Item in additional information will have two effects. क्लियर है? तो आपका थर्ड पॉइंट ही चल रहा है। थर्ड पॉइंट में मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट और फर्दर इंफॉर्मेशन इसमें लिखवाई है। तो थर्ड पॉइंट था स्टार्ट फ्रॉम द टॉप मोस्ट आइटम फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो जरा शुरू करते हैं। याशिका बताओ भाई, सबसे पहली आइटम क्या है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में और वो कहाँ जाएगी? सर बैलेंस है तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। वेरी गुड। अब आपको पहले तो दिमाग में ना, मैंने जो आपको अभी करके सिखाया, सारे बच्चों के लिए बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। अब आपके दिमाग में एक होना चाहिए, अगर मैं रिसिप्ट साइड से उठा रहा हूँ तो अगेन कैसे था वो गर्दन याद करो, ऐसे डॉट डॉट और इधर क्रॉस होके आ रहा है। ठीक है, ऐसे क्रॉस होके आना चाहिए। क्लियर है? इस तरीके से, यानी कि या तो वो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड पे आएगा, या इनकम साइड पे आएगा, या किधर आएगा, लायबिलिटी साइड में आएगा। तो लेट्स सी। हाँ जी, तो सबसे पहली आइटम आपने बोली कहाँ आएगी? ओपनिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, तो जरा मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख देता हूँ। हाँ जी, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। तो क्या आइटम दे रखी है आपको? आपको लिखा हुआ है बैलेंस बीडी, तो बताया नहीं कैश है या बैंक, तो मैं कैश लिख देता हूँ। ये आ गया आपका 7000। ठीक है, अगला बताओ बेटा। सर सब्सक्रिप्शन 2018 और 19 वाला बैलेंस शीट में जाएगा। हाँ, तो सबसे पहले आप सब्सक्रिप्शन की शुरुआत कैसे करते हैं? सर एडवांस। तो मैं एक काम करता हूँ ना, पहले इससे पहले सब्सक्रिप्शन दिख रहा है और मुझे पता है एडजस्टमेंट्स हैं, तो मैं पहले लिख ही लेता हूँ ना क्या क्या आइटम आती हैं। ठीक है, तो यहाँ आता है इधर एडवांस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। और इधर आता है Yes, sir. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये मैं आपके लिए एक बार आसान कर रहा हूँ, लिख के दिखा रहा हूँ। और आपका सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आ जाता है, किस साइड में आता है बेटा? बाय क्रेडिट। सब्सक्रिप्शन, जो इनकम साइड है वहां आता है। तो आप अगर ध्यान से देखो, रिसिप्ट साइड वाली आइटम ये कहाँ जा रही है? इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम साइड पे। बाकी सारी तो हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपने सब्सक्रिप्शन में सीखा था वैसे ही करने वाले हैं, आप देखोगे अभी। ठीक है, और इसके नीचे चलते हैं, तो नीचे क्या आ जाता है? यहाँ आता है एडवांस सब्सक्रिप्शन, और इधर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर आपको ध्यान हो तो हम सबसे पहले क्या लिखते थे, बताओ भाई? एडवांस नहीं, टोटल लिखते थे।
संयम मेरे से पूछ रहा है भाई कि मेरी क्लास हो रही है। भाई संयम, अभी मेरी क्लास का टाइम भी खत्म नहीं हुआ, तो इतनी भागेगा तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा भाई। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है भैया, प्लीज इस समय करके जाओ, ये दोबारा समझ नहीं आएगा। ये मैं आपको पूरा क्वेश्चन फुल फ्लेजेड करके दिखा रहा हूँ, प्लीज आज वाली क्लास में तो बिल्कुल भी मैं अलाउ नहीं कर पाऊंगा, तो आप प्लीज इसको इसको पूरा समझ के जाओ, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ बात कर रहे हैं, मैंने लिखा सबसे पहले सब्सक्रिप्शन की शुरुआत कैसे करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं बेटा टोटल रिसीव्ड। तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है? 29,000। जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, टोटल रिसीव्ड वाज 29,000। 29। अब आपको यहाँ पे बेटा सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। जैसे आपने सब्सक्रिप्शन में केसेस करे थे, आइडेंटिफाई करो कौन सा केस है। सबसे पहले टोटल लिखा, उसके बाद क्या होता है यशिका जल्दी? सर फिर उसके बाद हम एडवांस लिखते हैं। उसके बाद ओपनिंग डिस्को करते एडवांस। हैं। डिस्को एडवांस कहाँ से आएगा? तो एडवांस थोड़ी ना है ये। सर प्लस एडवांस भी तो लिखते हैं इनकम में, इनकम अकाउंट वो तो में। हम लिखेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस रूल लगाएंगे, पर पहले इसके बाद क्या करते हैं डिस्को। तो यहाँ आएगा डिस्को में 5,000 आउटस्टैंडिंग में इनर कॉलम में। अब ये बात आपको आनी चाहिए बेटा, अगर ये नहीं आता आपको कि यहाँ क्यों आ रहा है, तो फिर आपको पहले सब्सक्रिप्शन वाले दोबारा से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसीलिए पहले आपको छोटे छोटे टॉपिक को अलग से कराए थे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे और इसमें बड़े सारे केसेस थे। पर्पस यही था कि अब आप जब फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में आओ तो आपको समझ आ जाए। तो 5,000 ऊपर आता है डिस्को की तरह, और नीचे जाता है क्या आपका 4,000 रुपीज। तो यहाँ आ जाएगा एडवांस में 4,000। क्लियर हुआ याशिका ये आपको? Yes, sir. ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने कहा साथ साथ देखनी है। तो ए पार्ट लिखा था, तो ए पार्ट को देखते क्या लिखा है। कह रहा है क्लब हैज 50 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500। क्या याशिका आप बता सकते हो कौन सा वाला केस है ये सब्सक्रिप्शन का? सर केस 2। कौन सा वाला है बेटा? सर केस 2। हाँ वेरी गुड, केस 2। सिर्फ केस 2 था जिसके अंदर इस तरह से इंफॉर्मेशन होती थी, इतने मेंबर और हर मेंबर से इतने रुपए मिल रहे हैं। तो ऐसे केस में आपको याद होना चाहिए, हम अलग से एक वर्किंग नोट बनाते थे। तो मैं यहाँ आपको वर्किंग बना के दिखा रहा हूँ, एक वर्किंग नोट, ठीक है। क्या लिखते थे भाई? सबसे पहले लिखते थे सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर, कौन सा ईयर है? 2020, फॉर ईयर एंडिंग 2020। कितना है? कह रहा है हमारे टोटल 50 मेंबर थे, हर मेंबर से हमें मिलने थे 500 रुपए। तो ये आ जाएगा 25,000 रुपए टोटल मिलने चाहिए थे, ठीक है। ठीक है, अब 25,000 टोटल मिलने चाहिए थे, मिले कितने हैं? 20। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर ईयर एंडिंग 2020 कितने रिसीव हुए हैं? जो बीच वाली फिगर होती थी वो यूज करते हैं। ये केस 2 है, केस 2 में हम बीच वाली फिगर यूज करते थे, तो हम ये बीच वाली फिगर यूज कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद हमारा आ जाएगा सब्सक्रिप्शन 5,000। आउटस्टैंडिंग फॉर ईयर एंडिंग 2020, ये आ गया 5,000। अब आपको याद रखना होता था ये फॉर द ईयर वाला निकला है, फॉर द ईयर वाला है, तो ये आपका इनर कॉलम में आएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग लिखते हैं, तो यहाँ पे 2019 2020, तो ये 2020 का 5,000 पता चल गया, ठीक है। 2020 का 5,000 हमें पता चल गया, ठीक है जी। ओके अब इसके अलावा और क्या दिया है? कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019, यानी साल के शुरू में बता रहा है कितना आउटस्टैंडिंग था। ऑन बोल रहा है, तो कहाँ आएगा बेटा ये? सर आउटर में। हाँ जी, तो यह आ जाएगा यहाँ पे कितना है? 6,000 रुपीज। तो आउटर कॉलम में आ गया 6,000, विच मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? प्लस 1,000, और ये 1,000 फिर हमारा कहाँ चला जाएगा? यहाँ आ जाएगा नीचे 1,000। जस्ट सेकंड, ये आ जाएगा यहाँ पे 1,000, सो दिस बिकम्स 6,000। अरिंजे ने क्या लिखा हुआ? 19,000 क्या लिखा भाई अरिंजे तूने? अरिंजे 19,000 कहाँ लिखा है? कुछ गलत लिखा है क्या हमने? इसे मैंने गलती से लिख दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, हमने ठीक लिखा है ना। हाँ जी, तो सब्सक्रिप्शन में अब हमने सब कुछ लिख दिया, जो जो आइटम जहाँ पे थी। आपने अगर ध्यान से देखा केस 2 का बिल्कुल उस तरीके से करा है। अब इसके बाद हम यहाँ करेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस। तो मैं यहाँ लिख के आपको दिखा देता हूँ।
आपको रूल याद होना चाहिए, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो सबसे पहले क्या आता है, एडवांस एडवांस ओपनिंग, फिर आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, फिर उसके बाद एडवांस क्लोजिंग एंड आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग। ठीक है, तो जरा वैल्यूज देखते हैं ऊपर से। तो एडवांस कुछ था नहीं इस केस में, तो ये नील हो गया आपका। ठीक है, तो नील और 6000 यहाँ लिख देता हूँ मैं, नील एंड 6000 ये नेगेटिव में आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखिए जरा, 4000 और 6000 यहाँ आ जाएगा 4000, ये भी नेगेटिव में, एंड 6000। क्लियर है? तो जरा यस अगर सर। हम इसका नेट करते हैं तो कितना आएगा बेटा? 4000 10,000 माइनस हो रहा है, 6,000 प्लस हो रहा है, तो माइनस 4000। 4,000 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 25,000। और अगर आप रीचेक करना चाहो तो आपको पता है केस 2 में हम रीचेक कर सकते हैं, 25,000 ही आना चाहिए था, जो सब्सक्रिप्शन ड्यू था 25,000 ही था। क्लियर है? तो ये मैंने अभी आपको कुछ नहीं नया करके दिखाया, ये तो सब्सक्रिप्शन में आप ऑलरेडी सीख चुके हो, बस आपको ये दिख रहा है यहाँ पे कि किस तरीके से यही वाली सेम चीज फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में आपकी इनकॉर्पोरेट हो गई है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है, हायर ऑफ ग्राउंड। तो आपका सब्सक्रिप्शन वाला काम खत्म हो गया, तो आप उसको टिक कर दो, जो नीचे ए पॉइंट था ना, ए पॉइंट को टिक कर दो कि ये हो गया है, ताकि बाद में पता चल जाए कि कोई पॉइंट बच तो नहीं गया। टिक जरूर करते चलना। अगला देखते हैं बेटा, आगे क्या है, अगली आइटम क्या है, हायर ऑफ ग्राउंड। कहाँ आएगा याशिका? सर कैपिटल, मतलब कैपिटल रिसिप्ट, इसका मतलब क्या है पहले बताओ। कि हमने एक ग्राउंड हायर किया है, हायर कराए का मतलब क्या है? कि किराए पे लिया है। हाँ, तो किराए पे अगर आप ले रहे हो, किराया दे रहे हो, और सॉरी किराए पे आपने लिया नहीं है, दिया है, पहली बात तो रिसिप्ट है ये। तो आपने किराए पे कोई ग्राउंड दिया है, अगर आप किराए पे दे रहे हो तो ये आपके लिए कैपिटल नेचर की रिसिप्ट क्यों? ये तो रेगुलर नेचर की रिसिप्ट है, आपको किराया तो रेगुलरली मिलेगा ना, ये तो आपकी रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट होगी। अगर मैंने ग्राउंड खरीदा होता तो वो कैपिटल नेचर की रिसिप्ट होगी। क्लियर हुआ? ठीक है, तो दिस वुड बी योर रेवेन्यू रिसिप्ट व्हिच वुड कम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ आ जाएगा बाय हायर ऑफ ग्राउंड। मैंने आपको बताया कि ये, हाँ, ये शुरू में देखो, ये आपको थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा कौन सी रेवेन्यू नेचर की आइटम है, कौन सी कैपिटल नेचर की है, बट जैसे जैसे आप करोगे आपको क्लियर होता चला जाएगा, क्योंकि ये एनपीओ में थोड़े सी डिफरेंट आइटम्स हैं। ये कभी आपकी वहां पे आई नहीं, हायर ऑफ ग्राउंड इस तरह का कभी आपका 11th में जो फॉर प्रॉफिट या बिजनेस एंटिटीज के लिए आप जब बनाते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहां पे इस तरह की आइटम नहीं आती थी, तो थोड़ा सा आपको अभी अलग दिखेगा। अगला बताओ बेटा, कहाँ आएगा? सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट है बेटा, इसी सेम में। हाँ, तो ये इनकम साइड पे ही आएगा। सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट का मतलब क्या है, मैं थोड़ा शॉर्ट पे लिख रहा हूँ, सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट। आपने पूरा पूरा लिखना है बेटा। इसका मतलब क्या है कि एनपीओ ने कोई एंटरटेनमेंट इवेंट कराया होगा, जैसे कई बार होता है ना, कुछ शोज वगैरह कराते हैं और उसकी टिकट विकेट होती है, या जो भी उन्होंने चार्जेस रखे होंगे, तो उन्होंने वो पैसे कलेक्ट किए होंगे, तो वो यहाँ आ गए। अगेन ये रेवेन्यू नेचर का खर्चा, इनकम है उनकी, रेगुलरली इस तरह के इवेंट्स करते रहते हैं। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, अब ये भी आपका रेवेन्यू नेचर का ही खर्चा है, सॉरी रेवेन्यू नेचर की ही इनकम है। ठीक है, दिस इज आल्सो रेवेन्यू नेचर ऑफ इनकम। तो बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, भाई आपको याद रखना है, मैं बोल रहा हूँ ये रेवेन्यू नेचर का क्यों है, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर खरीदते हो तो आप उसको खर्चा बुक करते हो, उसको एसेट बुक नहीं करते हो। तो इसी तरह जब आपका रद्दी, ये है क्या, रद्दी बेच रहे हो, तो रद्दी तो रेगुलरली आपकी इकट्ठी होती रहती है, आप बेचते रहते हो। ठीक है, तो ये रेवेन्यू नेचर का आपका रिसिप्ट यानी रेवेन्यू नेचर की इनकम हो जाती है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, हमने रिसिप्ट साइड पूरी की पूरी खत्म कर ली है। अगर आप ध्यान से देखो, हाँ जी, तो हमने रिसिप्ट साइड पूरी की पूरी कर ली है। यस सर। और अगर रिसिप्ट साइड से अगर समझो, देखो मैं आइटम वही लेके गया हूँ, ध्यान से देखो, मैं आइटम्स आपकी या तो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में कहाँ पे आ रहा था, एसेट साइड पे, या इनकम साइड पे आ गया, या फिर क्रॉस करके आपका जाता है कहाँ पे, लाइबिलिटी साइड पे। ये तो कुछ एडजस्टमेंट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसके हिसाब से मैंने और इन्फॉर्मेशन पुट कर दी। अदरवाइज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आइटम यही इसी तरीके से 3 जगह जा रही है। ठीक है, अब आते हैं सिमिलरली पेमेंट साइड पे। चलो पेमेंट साइड पे क्या क्या भाई, सैलरी, अब ये वाला जल्दी हो जाएगा। देखो सैलरी कहाँ आएगी, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, तो ये आ जाएगा टू सैलरी। कितना है बेटा,
28,000, लेकिन इसके साथ 20,000 एडजस्टमेंट है, तो इसे हम कहाँ लिखेंगे? Yes, sir. इनर कॉलम में। क्लियर है? इसे कहाँ लिखेंगे? इनर कॉलम में। और एडजस्टमेंट पढ़ते हैं क्या है, कह रहा है ऑन 31 मार्च 2020, यानी ये कब की बात कर रहा है? इस साल के एंड में, करंट End. ईयर के एंड में। तो मैं नीचे आ जाता हूँ, ठीक है। कह रहा है इस साल के एंड में सैलरी आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू ₹2,000, 2,000 की सैलरी अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो बता सकते हो याशिका कहाँ आएगी ये? याशिका म्यूट कैसे होगी? हाँ याशिका, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको, आप यहाँ से अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो, तो कुछ प्रॉब्लम आई गेस। चलो फिर गोमा के पास वापस चलते हैं, गोमा हेल्प करेगी मेरी। चलो अभी गोमा बताओ कहाँ आएगा बेटा ये? सर लायबिलिटी साइड क्लोजिंग बैलेंस शीट। वेरी गुड। अब ये ध्यान रखना है भाई, अब आपको ये याद रखना है, बच्चे यहाँ गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? आउटस्टैंडिंग वर्ड देखा, जैसे ही आपने देखा, आपने अभी आप यहाँ तक आते आते ना याद हो जाता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन किधर लिख रहे थे? एसेट साइड में। तो गलती करते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी एसेट साइड में लिख देते हैं। भैया आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ है? कि यहाँ पे लायबिलिटी में, ठीक है। कितनी है? 2,000 रुपीज। अब जरा ध्यान से समझो, फिर से ये वाली बात इंपॉर्टेंट बात है, मैं बता रहा हूँ आपको। जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे लायबिलिटी में आते हैं। 11th को रिकॉल करो, ये तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इनकम है, जिसके लिए हमें एक्चुअली वर्ड आउटस्टैंडिंग यूज नहीं करना था, हमें लिखना चाहिए था अक्रूड सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है कि वो आउटस्टैंडिंग उधर लिखा था तो बाकी सब भी आउटस्टैंडिंग वाला लिखते हैं, नहीं। जितनी भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सारे के सारे लायबिलिटी में आएंगे, सिर्फ सब्सक्रिप्शन के लिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आता है एसेट साइड। इस बात को याद रखना है, जो गलतियां होती है मैं बता रहा हूँ इसीलिए। हाँ जी, आगे क्या दिया है क्वेश्चन में? कह रहा है सैलरीज पेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इंक्लूडेड, यानी इसका मतलब क्या है कि सैलरी जो आपने पे करी है करंट ईयर में, सैलरी पेड इन द ईयर एंडेड 2020 मतलब क्या है कि करंट ईयर में जो सैलरी पे की है, इट इंक्लूडेड 6,000 फॉर द ईयर एंडेड 2019। इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर 6,000 रुपए, इसके अंदर 6,000 रुपए पिछले साल के इंक्लूडेड हैं, यानी वो पिछले साल आउटस्टैंडिंग रहे होंगे। तो इसका मतलब वो यहाँ आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है? 6,000। क्लियर है? समझ आया? अब इसके बाद हम किस तरीके से इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। सैलरी आपके लिए एक्सपेंस है बेटा, तो जैसे आप कंज्यूमेबल की एडजस्टमेंट करते थे, कंज्यूमेबल पे जो रूल लगाते थे, क्या रूल लगाते थे कंज्यूमेबल पे? माइनस प्लस प्लस माइनस। वेरी गुड। तो वो सिर्फ कंज्यूमेबल का रूल नहीं है, वो सारे एक्सपेंसेस का रूल है, ठीक है। कोई भी एक्सपेंस होगा उस पर वही रूल लगेगा, माइनस प्लस प्लस माइनस। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो कैसे होता शुरू? माइनस, अगर कोई एडवांस सैलरी होती तो वो प्लस होती, ठीक है। तो माइनस प्लस, इसी तरह से नीचे प्लस माइनस, इसी तरीके से अगर मैं नीचे जाता हूं तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस माइनस, ठीक है। अब एडवांस तो है नहीं तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये वाला, ठीक है। इसको भी हटा रहा हूँ और इसको भी हटा रहा हूँ। तो हमारे पास क्या बचा? ध्यान से देखो, तो जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो माइनस हो जाएगी, जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है वो माइनस हो जाएगी। हाँ जी, तो मैं यहाँ क्या करूँगा? माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है। और जो मेरी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है वो प्लस हो रही है, देखो नीचे मैं दिखा देता हूँ आपको, रूल के हिसाब से वो प्लस हो रही है, तो वो प्लस हो जाएगी। तो प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है। क्लियर हो गया? तो कितना कितना अमाउंट था भाई, जरा वापस देख लेते हैं। 6,000 था ऊपर और नीचे 2,000 था, तो यहाँ आ जाएगा 6,000 और यहाँ आ जाएगा 2,000। 6,000 माइनस हो रहा है, 2,000 प्लस हो रहा है, तो कितना आ जाएगा भाई? 24,000। तो आपको समझ में आया किस तरीके से किया, ठीक है। तो जैसे आप सब्सक्रिप्शन का करते हो, कंज्यूमेबल का करते हो, सिमिलर तरीके से हमने यहाँ भी इसका किया है। आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कंज्यूमेबल का रूल था वो सारे एक्सपेंसेस के ऊपर सेम रूल लगेगा। सिमिलरली जो सब्सक्रिप्शन का रूल था क्या था? प्लस से शुरू होता था, प्लस माइनस माइनस प्लस, वो सारी इनकम्स का रूल है, वो सिर्फ सब्सक्रिप्शन का नहीं है। जितनी भी इनकम होंगी उन पे भी इसी तरीके से रूल लगेगा। तो उससे रिलेटेड कोई भी आइटम अगर ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ रही है तो इसी तरह से रूल लगा के आपको लिखना है। वो मैं क्लियर हुआ ये? यस सर।
बाकी लोग, पहले मैं आप सबसे भी पूछ लेता हूँ आगे बढ़ने से पहले। पहले मुझे यहाँ तक बताओ बेटा, किसी को कोई डाउट है तो, कोई भी डाउट है यहाँ तक तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, एंड जिनको समझ आ गया थम्स अप करके बताओ, तो मुझे कुछ थम्स अप दिख रहे हैं। मैं स्लो चल रहा हूँ बेटा जानबूझ के, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन ढंग से आ जाएगा तो फिर रेगुलरली आप सारे क्वेश्चन खुद कर पाओगे। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं। अब सब सैलरी वाला बी पार्ट भी हो गया, तो बी पे भी टिक मार दो भाई। जो नीचे नोट में बी पार्ट था सैलरी का, वो भी हो गया। आगे चलते हैं, क्या लिखा है, जनरल एक्सपेंसेस। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ टू जनरल एक्सपेंसेस। कहाँ आएंगे, ये तो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस है ना। जनरल एक्सपेंसेस हर साल थोड़े बहुत जो खर्चे होते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ये भी रेवेन्यू नेचर के है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कितना है, 4000। इसके बाद क्या है, बुक्स। अब यहाँ ध्यान से समझना है बेटा, देखो अब बुक्स क्या होते हैं, किताबें। ठीक है, अब वैसे हम अगर देखें तो हमारे हिसाब से तो हमें लगता है बुक्स जो है आपके हर साल की बुक्स होंगी, रेवेन्यू नेचर का खर्चा होना चाहिए। लेकिन बुक्स एनपीओ के लिए कैपिटल नेचर का खर्चा होता है। ठीक है, बुक्स जो होता है एनपीओ के लिए कैपिटल नेचर का खर्चा होता है। क्यों होता है कैपिटल नेचर का खर्चा, क्योंकि वो बार बार बुक्स नहीं खरीदते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्फनेज का एग्जांपल ले लो, वो क्या करते हैं, एक बार बुक्स खरीदी, अब वो कई बार जब तक चला सकते हैं उसी बुक को बार बार रिपीटेडली यूज करते हैं, वो अवॉइड करते हैं खर्चे करते हैं। तो इसलिए अगर एग्जाम में सिर्फ बुक्स लिखा हुआ हो तो याद रखना है कि वो कैपिटल नेचर का खर्चा है। और अगर बुक्स के साथ, ध्यान से सुनेंगे, और अगर बुक्स के साथ लिखा है बुक्स एंड पीरियोडिकल्स, मैं यहाँ नीचे लिख के दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। अगर आपको सिर्फ बुक्स लिखा है तो आप इसको क्या मान के चलोगे, कैपिटल नेचर का खर्चा, कैपिटल एक्सपेंस। ठीक है, और अगर आपको बुक्स एंड पीरियोडिकल्स इस तरीके से लिखा है, बुक्स और पीरियोडिकल्स दोनों लिखे हैं, तो फिर हम इसको रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस मानते हैं। रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस क्यों मानते हैं फिर हम, क्योंकि पीरियोडिकल्स का मतलब होता है ऐसी किताबें जो आप पीरियोडिकली खरीदते हो। पीरियोडिकली मतलब हर महीने या हर क्वार्टर इस तरीके से खरीदते हो। ठीक है, तो ये रूल याद रखना है। अगर आपका सिर्फ बुक्स लिखा है तो कैपिटल नेचर का खर्चा है, बुक्स एंड पीरियोडिकल लिखा है तो रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। अब करंट केस में बुक्स लिखा था तो कैपिटल नेचर का खर्चा था। ठीक है, अब मैं एक चीज और रूल आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। जो भी कैपिटल नेचर का खर्चा है जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में आ रहा है, मैं उसको अभी कहीं भी पोस्ट नहीं करूंगा, उसके ऊपर डॉट लगा के छोड़ दूंगा। ध्यान से देखो, यहाँ मैंने यहाँ बुक के ऊपर डॉट लगा के छोड़ रखा है, देखो जरा, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो आप लोग भी इसी तरीके से, जो भी इस तरह से कोई भी एसेट आ रहा होगा, बुक, फर्नीचर, कुछ भी रिसिप्ट एंड पेमेंट में आ रहा होगा, उसको भी डॉट लगा के छोड़ दो। क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, उसका रीजन बताऊंगा। ठीक है, उसका रीजन बताऊंगा। तो आपने अभी थर्ड स्टेप मैंने लिखवाया था आपको कि स्टार्ट फ्रॉम द टॉप मोस्ट आइटम, जो स्टेप्स लिख रहे थे, इसमें मैंने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाए थे। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, एनी कैपिटल नेचर आइटम। ठीक है, एनी कैपिटल नेचर आइटम इज टू बी मार्क्ड एज डॉट, ठीक है, क्लियर है। ये थर्ड, इसमें थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, थर्ड स्टेप में। ठीक है, अभी अगला स्टेप नहीं है, थर्ड स्टेप है, उसमें थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनी कैपिटल नेचर आइटम इज टू बी मार्क्ड एज डॉट। ठीक है, इसको डॉट मार्क के अभी छोड़ दो, हम इस पे बाद में आएंगे और लॉजिक आपको समझ आएगा हम बाद में क्यों आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। न्यूज़पेपर आपका कौन सा आइटम है गोमा? सर रेवेन्यू एक्सपेंस। रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है। हर महीने आप इसकी पेमेंट करते हो। तो न्यूज़पेपर, तो ये आपका आ जाएगा 8000 रुपीज। इसी तरह से बैलेंस सीडी, अब ये बैलेंस सीडी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस किसका? कैश का। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, कैश का ही मान के चलेंगे, क्वेश्चन में दिया नहीं है तो कहाँ आएगा। अब ये वाला बैलेंस आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। यहाँ पे कैश कितना है? 4000 रुपीज। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, तो अगर आप देखोगे मेरा पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट खत्म हो चुका है। सिर्फ अभी एक आइटम बची है जिसपे डॉट लगा रखा है, विच इज बुक्स। उसके अलावा रिसिप्ट एंड पेमेंट खत्म। गोमा और कुछ बचा है? सर एडजस्टमेंट्स बची हैं। वेरी गुड, कौन सी? 2 एडजस्टमेंट्स बची हैं, आखिरी की 2, सी और डी। अब टिक मारने से यही पता चलता है, जब आपने एडजस्टमेंट पे टिक मारा है पता चल गया कि 2 अभी भी बची है, वरना वो छूट जाएगी, आप भूल जाओगे। तो अब आते हैं सी एडजस्टमेंट पे।
ठीक है, बुक्स वाली बाद में करेंगे। सी एडजस्टमेंट क्या कहती है, ऑन 1 अप्रैल 2019, यानी साल के शुरू में बता रहा है, साल के शुरू में हमारे पास कौन कौन से एसेट थे, कितने कितने। तो इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे, साल के शुरू में थे, तो जरा लिख लेते हैं भाई। क्या बता रहा है, बिल्डिंग थी हमारे पास, तो मैंने बिल्डिंग लिख दिया। ठीक है, बिल्डिंग कितनी थी, 2 लाख रुपीज। इसी तरीके से फर्नीचर था, मैंने फर्नीचर लिख दिया, कितना था, 20,000 रुपीज। ठीक है, और बुक्स थी तो मैंने बुक्स भी लिख दी 20,000 रुपीज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको ध्यान रखना है, जैसे आपने एसेट्स लिख दिए, अब एसेट्स के आगे ना, जो एसेट्स की अभी एडजस्टमेंट बची है उसके आगे डॉट लगा दो। अभी 2 आइटम्स की एडजस्टमेंट बची थी, एक तो बुक्स की बची हुई है, आपने अभी अभी डॉट लगाई थी, तो मैं यहाँ देखो बुक्स के आगे यहाँ पे डॉट लगा रहा हूँ, ताकि मुझे याद रहे जब मेरे को इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना होगा तो इसके साथ एक एडजस्टमेंट है। सिमिलरली एक आपने फर्नीचर के साथ डी करके लिखा था, तो मैं यहाँ पे भी एक डॉट लगा रहा हूँ फर्नीचर के लिए। समझ आ रहा है गोमा? यस सर। ओके, तो आपने क्या किया, जो आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए थे आपने वो लिख दिए। अब अगला स्टेप बता रहा हूँ, अब आप स्टेप नंबर 4 लिखो। अपनी कॉपी में जो स्टेप्स लिख रहे थे उसमें स्टेप नंबर 4 लिखो। लिखो पहले इसी ये वाला स्टेप लिखवा रहा हूँ। ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स आर टू बी मेंशन्ड इन ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट आर टू बी मेंशन्ड इन ओपनिंग बैलेंस शीट। इसी तरह से आपको हर क्वेश्चन में इस तरह से कुछ ओपनिंग बैलेंसेस दिए होंगे, तो वो आपको लिखने हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स आर टू बी मेंशन्ड इन ओपनिंग बैलेंस शीट। और उसके बाद ये जो डॉट लगाया उसके लिए लिखो फॉर assets for which adjustments are still left, for assets for which adjustments are still left to be marked as dot, to be marked as dot। ठीक है, जिन एसेट्स के साथ अभी एडजस्टमेंट रहती है उस पर अभी डॉट लगा दो, ताकि याद रहे जब आगे इसका यूज करेंगे तो पता रहेगा कि भाई इनकी एडजस्टमेंट अभी करनी है। क्लियर है? तो आपके ये आपका आई थिंक 4th पॉइंट होगा। फिर 4th के बाद 5th पॉइंट लिखो, क्लोज ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, अब आपकी आप देखोगे सारी एडजस्टमेंट हो गई, सिर्फ एसेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट बची है। ठीक है, आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन में देख सकते हो, तो आप लिख सकते हो वंस ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन, लिखो वंस ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन, ब्रैकेट में लिखो एक्सेप्ट एसेट एडजस्टमेंट्स। वंस ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन, ब्रैकेट में एसेट एडजस्टमेंट्स। ठीक है, वंस ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन, ब्रैकेट में एक्सेप्ट एसेट एडजस्टमेंट्स, देन ओपनिंग बैलेंस शीट इज टू बी क्लोज्ड। तो ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे, देन ओपनिंग बैलेंस शीट इज टू बी क्लोज्ड। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो मेरी एसेट साइड ज्यादा है, तो जरा एसेट साइड को टोटल करते हैं, 7,000 प्लस 6,000 प्लस 2 लाख प्लस 20,000 प्लस 20,000, so this comes as 2,53,000, राइट। मैंने एसेट साइड का टोटल किया है, अब इसमें से माइनस कर देंगे लायबिलिटी साइड का टोटल 253, तो यानी यहाँ पे कुछ मेरी बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी 2,47,000। दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर। क्या बता सकते हो गोमा ये क्या होगा? कैपिटल। वेरी गुड, पूरा नाम? कैपिटल फंड। यहाँ पे कैपिटल वर्ड अकेला यूज नहीं होता, यहाँ वर्ड क्या यूज करते हैं? कैपिटल फंड। कैपिटल फंड। सो दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। तो आपको अगला स्टेप पूरा लिखना है बेटा, पूरा लिखो उसको, अगले स्टेप को क्लोज। मैंने क्या बोला था, वंस ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन एक्सेप्ट adjustments related to asset, close the opening balance sheet and balancing figure would be capital fund, and balancing figure would be capital fund। ठीक है, तो अब आपका यहाँ से कैपिटल फंड निकल आया। ठीक है, अब आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाई है, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे कैपिटल फंड दिया ही नहीं था। अगर कैपिटल फंड होगा ही नहीं तो मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट स्टार्ट कैसे करूंगा, मुझे उसमें भी तो कैपिटल फंड लिखना है कि नहीं, जो मेरा पुराना बैलेंस है। तो इसीलिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, ये हमारी इसलिए मजबूरी होती है। अब हम क्या करेंगे, इस कैपिटल फंड को नीचे लेके जाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो आप देखोगे मैं यहाँ लिखूंगा, मैं इसको हटा देता हूँ, ये जो प्लस लिखा था, हाँ जी, तो यहाँ आ जाएगा कैपिटल फंड। ठीक है, और इसमें सबसे पहले हम लिख रहे हैं ओपनिंग बैलेंस, कितना था, 2,47,000। तो आपने अभी स्टेप लिखा था, स्टेप में क्या लिखा था, क्लोज बैलेंस शीट एंड बैलेंसिंग फिगर वुड बी कैपिटल फंड। अब इसके बाद अगला स्टेप लिखो, कैपिटल फंड इज टू बी कैरिड डाउन टू दी क्लोजिंग बैलेंस शीट। कैपिटल फंड इज टू बी कैरिड डाउन टू दी क्लोजिंग बैलेंस शीट। आप उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैरी डाउन कर रहे हो,
ठीक है। और साथ साथ अब जैसे ही, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे भूल जाते हैं, जैसे ही आप कैपिटल फंड को नीचे क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैरी डाउन करोगे, उसी समय आपको चेक करना है कि क्या कोई और एसेट या कोई और लायबिलिटी भी मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैरी डाउन होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप कैपिटल फंड को कैरी डाउन कर रहे हो, उसी समय आपको बाकी सारे एसेट और लायबिलिटी भी चेक करनी है। कैसे चेक करोगे, तो जरा चेक करते हैं। इसके लिए सिंपल सा रूल है, आप देखोगे कि जो भी आइटम है आपको दे रखी है बैलेंस शीट में, क्या वो मेरे इनकम एक्सपेंडिचर में ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है या वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में। अगर हाँ, तब तो मैं उसको दोबारा लेके नहीं जाऊंगा। अगर नहीं कर रही होगी तब मुझे लेके जाना है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आइटम देखते हैं क्या लिखा है। एडवांस सब्सक्रिप्शन तो है ही नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी 6000 रुपीज। अगर हम ध्यान से देखें तो क्या ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज मेरा इनकम एक्सपेंडिचर में गया था? आंसर इज यस। ये देखो यहाँ दिख रहा है 6000 रुपीज मेरा इनकम एक्सपेंडिचर में गया था। तो जो भी आइटम मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट से ऑलरेडी इनकम एक्सपेंडिचर में या ऑलरेडी वो अपीयर कर रही है क्लोजिंग बैलेंस शीट में, तो हम उसको फिर दोबारा से आगे कहीं लेके नहीं जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको समझो ध्यान से। ठीक है, तो आपने इसको देखा, तो ये 6000 मेरा ऑलरेडी वहां था, तो मैं इसको कहीं भी लेके नहीं जाऊंगा, ये यहीं रहेगा सिर्फ। कैपिटल फंड में ऑलरेडी नीचे लेके जा चुका हूं। अब बात करते हैं इधर कैश पे आते हैं। इधर दे रखा है क्या? कैश। अब कैश क्या मेरा इनकम एक्सपेंडिचर में गया था? हाँ गोमा, क्या कैश मेरा इनकम एक्सपेंडिचर में कहीं गया था क्या? बेटा आपको अनम्यूट करना पड़ेगा मुझे। हाँ जी, नो सर। नहीं गया था। तो हमारा अगला स्टेप हमें चेक करना है। एक सेकंड रुकते जरा। हाँ जी, कैश चेक कर रहे हैं। कैश के इनकम एक्सपेंडिचर में क्या था? आंसर इज नो। तो हम चेक करते हैं क्या कैश ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है? आंसर इज यस। तो जब ऑलरेडी आ रहा है तो मैं दोबारा फिर ओपनिंग से उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करूंगा। तो हमारा रूल क्या है, ध्यान से समझेंगे सारे लोग। हम दो चीजें चेक कर रहे हैं कि ओपनिंग बैलेंस शीट में से सारी आइटम, एक एक करके सारी आइटम देखेंगे, लायबिलिटीज में जितनी है, एसेट में जितनी है, सारी जो भी आइटम आपकी इनकम एक्सपेंडिचर में ऑलरेडी जा चुकी है या बैलेंस शीट क्लोजिंग में ऑलरेडी आ रही है, तो उसको हम नहीं छेड़ेंगे, उसको कहीं नहीं लेके जाएंगे। लेकिन अगर कोई आइटम ऐसी होगी जो ना तो इनकम एक्सपेंडिचर में गई है और ना ही क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ रही है, तो उसे हम वापस क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेके आएंगे। ठीक है, तो अभी कैश का भी कुछ नहीं करेंगे। तो जरा देखते हैं और क्या बचा। हाँ जी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। गोमा, ये रूल नंबर 1, पहला रूल, क्या ये हमारा इनकम एक्सपेंडिचर में गया है कहीं पे? यस सर। हाँ जी, बिल्कुल गया है। ये रहा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो इसको हम कहीं भी लेके नहीं जाएंगे, सिर्फ ओपनिंग में ही रहेगा, वहीं का वहीं। अब आता है अगला, बिल्डिंग। हाँ जी, क्या ये No, इनकम sir. एक्सपेंडिचर में गया है? नो सर। हाँ जी, आवाज No, नहीं आ रही sir. बेटा। नहीं, क्या ये ऑलरेडी अपीयर कर रहा है हमारा बिल्डिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में? नो सर। नहीं। तो अब ये हमें लेके जाना है, तो इसको लिखना है। तो बिल्डिंग कितना था? 2 लाख रुपीज। तो जरा यहाँ लिखते हैं बिल्डिंग 2 लाख रुपीज। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बिल्डिंग 2 लाख रुपीज। ठीक है, इसी तरह से और देखते हैं और क्या आइटम थी। मैं ऊपर आ रहा हूँ वापस। फर्नीचर, सेम। फर्नीचर क्या इनकम एक्सपेंडिचर में लेके गए हम? आंसर इज नो। क्या ये ऑलरेडी हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ रहा है? आंसर इज नो। तो इसको भी हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। लेकिन इसके साथ में आपको ध्यान रखना है, आपने ये कुछ एडजस्टमेंट मार्क कर रखी है, तो एडजस्टमेंट साथ साथ करनी है। मैंने आपको बताया था एडजस्टमेंट साथ साथ करनी है। तो अगला स्टेप आपका ये होगा, एडजस्टमेंट को साथ साथ करो। तो फर्नीचर लेके जाएंगे 20,000 नीचे। फर्नीचर यहाँ आएगा 20,000, लेकिन इनर कॉलम में। और एडजस्टमेंट देखते हैं क्या थी इसकी। कह रहा था डेप्रिसिएशन लगाओ 10%। तो डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा यहाँ से। 10% कितना हो गया? 2,000 रुपीज। ठीक है, क्लियर है? तो ये आ गया हमारा 18,000। और ये 2,000 रुपए का जो डेप्रिसिएशन है, ये एडजस्टमेंट की आइटम है, तो दो जगह इफेक्ट देगी। दूसरी जगह इफेक्ट कहाँ आएगा? दूसरी जगह ये डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ये ध्यान रखना है भाई, जो तरीका आपको बता रहा हूँ। कितना था? 2,000 रुपीज। ठीक है, क्लियर हो गया? अभी एक आइटम और रह गई है हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में। क्या रह गया है? बुक्स। बुक्स के साथ भी अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे भी लगा हुआ था, तो इसका बुक्स का भी एडजस्टमेंट है, तो इसको भी इनर कॉलम में लिखेंगे। अगेन, क्या बुक्स मेरा इनकम एक्सपेंडिचर में गया है? आंसर इज नो। क्या ये ऑलरेडी अपीयर कर रहा है हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में? आंसर इज नो। तो इसको लेके जाएंगे।
तो जरा लिखते हैं यहाँ बुक्स।